So hi everyone again. This is the part 2 of that video. वीडियो बहुत लंबी हो रही थी बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि सारे फॉर्म को एक एक इतनी बारीकी से एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगेगा ही, तो इतनी लंबी वीडियो बनाना मुश्किल है एंड आई ऑल्सो डोंट गेट मच टाइम. सो या कमिंग बैक टू पेज नंबर 3. आपको पेज नंबर 2 मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ. जैसा है एज इट इज करना है आपको. बस अपने कॉलेज का नाम, डिग्री का नाम, ईयर, फिर यूनिवर्सिटी का नाम, आपने कहाँ से किया है, रेगुलर अटेंडेंस आपकी 75 है, 3 ईयर कोर्स था, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी है तो हिंदी, फिर नॉट एप्लीकेबल विद सिग्नेचर. इसके बाद पेज नंबर 3 एंड नाउ. हाँ, फिर उसके बाद आपसे यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आपने अगर BA LLB किया है या आपने LLB ऑनर्स किया है. अगर आपने LLB ऑनर्स किया है तो आपने ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की होगी, तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ मांग रहे हैं एलएलबी वालों से. अगर आपने बीए एलएलबी किया है तो आपने ग्रेजुएशन तो उसके साथ ही होती है ना, तो बीए की डिटेल्स यहाँ डालनी है, एलएलबी की नहीं डालनी है. तो यहाँ पर आपको मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, वो एलएलबी ऑनर्स किया था. या तो मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, जाकिर हुसैन कॉलेज से. कब की थी? 2019 में की थी. आपने जो किया हो उसका ईयर जब हो तो तब यहाँ ये लिखेंगे कौन सा कोर्स किया था. बीए प्रोग्राम किया था. कौन सी लैंग्वेज में किया था? इंग्लिश में किया था. और बाकी जो है ये सब नॉट एप्लीकेबल सेम. और बाकी अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तब आपको ये नीचे वाला भरना. नेक्स्ट पेज. इसके बाद पेज नंबर 4. 7th नंबर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि इस पे लिखा है इन माई कोर्स of study for 3 and 5 years. I have practice training, passed an examination as required by the Bar Council of India. Give particulars. किया है तो मेंशन करना है, नहीं किया तो कोई जरूरत नहीं है. इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है. 8वां नंबर जो है इस फॉर्म का वो सबसे इम्पोर्टेंट है. इसमें जो आप जो मेंशन करेंगे, जिस ऑर्डर में मेंशन करेंगे उसी ऑर्डर में आपको ये लगाना है. सबसे पहले आप एनक्लोज करेंगे इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फिर एलएलबी की मार्कशीट. प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है इसमें? प्रोविजनल स्टे ऑफ प्रोसीड. इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लगाएंगे. या सो कमिंग बैक टू the video. Yes, coming back to the video. Yeah, so question. या सो कमिंग बैक टू द वीडियो. सो जो पॉइंट 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 8वें नंबर में आपको मेंशन करना है सबसे पहले आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट. अगर आपकी डिग्री नहीं आई है, फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है और आप वेट कर रहे हैं, तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं. आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिए कॉलेज से, तो वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट. आपकी मार्कशीट अगर आ गई है तो आप मार्कशीट भी मेंशन करेंगे, एलएलबी की मार्कशीट. क्योंकि आपका देखिए, अगर आपने फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट आ गया, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी मार्कशीट आई नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है फाइनल ईयर का और आपने फॉर्म भर दिया. नहीं, आपको मार्कशीट तो चाहिए ही है. भले ही कॉलेज से सर्टिफिकेट यानी डिग्री नहीं आई है, डिग्री के लिए आप प्रोविजनल लगा सकते हैं, बट मार्कशीट का कोई ऑप्शन नहीं है. और
तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना है, एलएलबी की मार्कशीट लगानी है, अगर बीएलएलबी किया तो बीएलएलबी की मार्कशीट लगानी है। अगर हर सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आया तो सेमेस्टर वाइज के जो आपके रिजल्ट आए हैं वो सब लगेंगे इसके साथ। अगर ईयरली आया है तो 3 सर्टिफिकेट लगेंगे कॉलेज के मार्कशीट के। इसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन की थी वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस उसमें जो मार्कशीट मिली थी वो मार्कशीट, उसके बाद 12वीं की मार्कशीट आपकी, फिर 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद आपका जो आधार कार्ड, ये आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ के लिए लग रहा है यहाँ पे, तो आधार कार्ड। इसके बाद अटेंडेंस, जो आपने अटेंडेंस एलएलबी में ली है या बीएलएलबी में ली है, जो आपने रेगुलर अटेंडेंस की आप गारंटी दे रहे हैं कि आपने 75% अटेंडेंस का जो बार है वो क्लियर किया है, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलेगा, और नहीं मिलता तो कॉलेज से बनवाइए, उसके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अटेंडेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कॉलेज से बनवाना है अपने। ये अटेंडेंस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों ही कॉलेज वाले देंगे। उसके बाद एक एफिडेविट ऑफ गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई गैप है, फॉर एग्जांपल लॉ से पहले आपने कुछ किया हो, नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल मेरा गैप सर्टिफिकेट था, मेरा गैप कैसे आया, मैं 2019 में जॉब कर रहा था, और उसके बाद जॉब करने के 6-7 महीने बाद मैंने सोचा कि यार मैं पढ़ाई पे वापस जाता हूँ, तो मैंने दिसंबर में 2020 के दिसंबर में मैंने शुरू किया। मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, तो इस बीच में मेरा 6 महीने का गैप आ गया। तो अब मैं क्या करता, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इश्यू हो जाएगा, तो बट इट इज एन इश्यू। तो ध्यान रखिए जब भी आपका गैप होता है तो आपको ये गैप सर्टिफिकेट देना है, एक्सप्लेनिंग दी गैप। इसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसका फॉर्मेट दे दूंगा, इसी में है। उसके बाद एक और आपको एफिडेविट बनवाना है, आपको 2 एफिडेविट बनवाने हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिंपली। आपको इसमें 2 एफिडेविट बनाने हैं, एफिडेविट ऑफ गैप सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट ऑफ इंटेंडेड प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट, कि आप कहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। दिल्ली में तो दिल्ली का सर्टिफिकेट। इसके बाद आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम, ये जैसा है एज इट इज कॉपी पेस्ट, ठीक है। आज नहीं आए राजकुमार जी? नहीं नहीं, आज कोई नहीं है। हाँ, कमिंग बैक टू द वीडियो। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आपको समझ में आ गया। उसके बाद 9 में आपको कुछ नहीं लिखना है। 10 में आपको आई एम नॉट करके सिग्नेचर करने, आई डू हेयर डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इन फुल और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। ये जो पेज नंबर 4 है, ये मोस्टली आपसे ऐसी चीजें पूछ रहे हैं कि आप कहीं और काम तो नहीं करते, आपका मॉरल कैसा है, आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है, या आप किसी तरह के, जैसे कि पॉइंट नंबर 15 आप पढ़ेंगे तो लिखा गया स्टेट एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ इंसिडेंट इफेक्टिंग योर कैरेक्टर ऑफ फिटनेस टू बी एनरोल्ड। अब जैसे कि आप मान लीजिए आप पे कोई केस चल रहा हो, आपने कुछ गलत कर दिया हो जिसमें आप पे कोई एफआईआर हो गई हो, तो आपको यहाँ वो मेंशन करना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अगर आप अगर दिमाग लगाएं कि किसी को क्या ही पता चलेगा, ना ना ना, आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि एनरोलमेंट आपका इजीली हो तो जाता है, पर एनरोलमेंट होने से पहले एक बैकग्राउंड चेक होता है, और ये जो बैकग्राउंड चेक होता है, आपको ऐसा लगेगा कि कौन सी बड़ी बात है, किसको क्या समझ में आएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी एनरोलमेंट प्रोसेस में आपको आपके जो फॉर्म्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, छांटा जाता है। जिन जिन में कोई इशू है सबका बैकग्राउंड चेक होता है, जिन जिन ने लिखा है उनको तो अलग कर ही देते हैं, जिनने नहीं लिखा है और इशू पकड़ा जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। एंड आई वुड नॉट गो इनटू दैट। तो आप प्लीज स्पेसिफाई करें ऑनेस्टली, सही सही सब कुछ यहाँ पर। उसके बाद पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में भी एज इट इज ये लिखना है आपको कि हैव यू बीन कन्विक्टेड, जैसे मैं बता रहा था, नॉट एप्लीकेबल, मैं नहीं हुआ था। उसके बाद नो लिखना है। अगर आपने कुछ नहीं गलत किया तो सब कुछ एज इट इज लिखना है। और ये देखिए
ये पेज नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है किसको कितना पैसा देना है। अगर आप फ्रेशली एनरोल करवा रहे हैं तो आपके अभी 14,450 लगेंगे। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप जब भी फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे अरे आपको एकदम इमरजेंसी है तो नेक्स्ट मीटिंग जो होगी उसके उससे पहले आप 5,000 दे दीजिए, तो आपका आज ही हम सर्टिफाई वो वेरीफाई करके दे देंगे फॉर्म। आप बिल्कुल हाँ मत बोलिएगा, क्योंकि मीटिंग जो होती है वो क्या होता है 200-250 बच्चों की एक साथ मीटिंग होती है, कॉन्वोकेशन टाइप का समझ लीजिए, एक सेरेमनी टाइप की समझ लीजिए, जिसमें आप सबको बैंड पहनाए जाते हैं, आपका फर्स्ट बैंड। तो ये इकट्ठे करने के लिए ये लोग 250-300 बच्चे एक बार में, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बार काउंसिल के हेड्स आते हैं, इसमें चेयरमैन वगैरह भी आते हैं जो आपको स्पीचेस देते हैं और नए सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं और तो इसीलिए अगर आपको इमरजेंसी है तो आप इसमें यहाँ पर 5,000 दे सकते हैं एक्स्ट्रा। ये जो 5,000 है ये कि आपका फॉर्म आज के आज वेरीफाई और सर्टिफाई होके मिल जाएगा, बट आप वो मत कीजिएगा क्योंकि मीटिंग 1 से 2 दिन 3 दिन में हो जाती है, आपको एसएमएस आ जाता है व्हाट्सएप पे, मेरे को आ गया था। अगर आप और उसके बाद सेकंड कॉलम में आएंगे, फॉर दोज हु अप्लाई फॉर द एनरोलमेंट आफ्टर 5 years, आपने अगर 5 साल पहले लॉक किया था और अब अप्लाई कर रहे हैं तो 20,150 रुपए लगेंगे। और अगर कोई पर्सन 45 अबव है और फिर वो लॉ कर रहे हैं और एनरोलमेंट कर रहे हैं तो फिर 35,150 रुपए लगेंगे, और ये लगेंगे ही लगेंगे। और ये जो सर्टिफिकेट है इनके भी गैप सर्टिफिकेट जो जितने भी होंगे इन सबको वो सारे गैप सर्टिफिकेट एक्सप्लेन करने होंगे। गैप सर्टिफिकेट कौन से? गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट थे। गैप सर्टिफिकेट में ये मेंशन करते हुए दैट हम ऐसा ऐसा काम कर रहे थे या आई वाज वर्किंग देयर फॉर सम इयर्स एंड देन आई परस्यूड लॉ, बस। इसके बाद है पेज नंबर 5। अच्छा, ये पेज नंबर 5 एक दो बार आ गया है, सॉरी। पेज नंबर 5 वैसे पेज नंबर 5 एक ही है ये 2 बार आ गया है, तो इग्नोर दिस। देन पेज नंबर 6, ये जो सर्टिफिकेट है ये पहला सर्टिफिकेट है, ये मॉरल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ये क्या है? ये वो सर्टिफिकेट है जो वो एडवोकेट साइन करेगा जो आपकी फोटो वेरीफाई करेगा। ये जो फर्स्ट पेज पे फोटो है, ये देखिए ध्रुव गुप्ता लिखा हुआ है, इन्हीं ने फोटो साइन और वेरीफाई की है। और यही इस फॉर्म को, यहाँ जो फॉर्म मेंशन है पेज नंबर 6 पे, पीडीएफ का तो अलग पेज नंबर है उसे नहीं कीजिए, लेकिन ये फॉर्म का जो पेज नंबर 6 है इसमें के सिग्नेचर ये मेरे हैं, इसमें आज इट इज कुछ नहीं लिखना। उसके बाद ये मैंने ही भरा है, ध्रुव गुप्ता एडवोकेट। ये एक सीनियर एडवोकेट थे जिनके अंडर मैंने कुछ टाइम काम किया था। मैंने तो वो मेंशन कर रहे हैं कि उन्होंने 1 year काम किया है, इसका गुड मॉरल कैरेक्टर है। और इस कब से इनने काम किया है वो वही बता रहे हैं, 1 साल का ऊपर। और कब मैंने फाइनल करवाया था साइन इनसे? मैंने करवाया था इनसे 25 अक्टूबर को, और इन्होंने देखिए साइन किया है। उसके बाद उनका एनरोलमेंट नंबर भी लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह से एक मॉरल सर्टिफिकेट, ऐसे एक 2 सर्टिफिकेट हैं। दूसरा सर्टिफिकेट ये है अनिमेश गाबा, ये भी एक सीनियर एडवोकेट है जिनके अंडर जो मेंशन कर रहे हैं 1 year गुड मॉरल कैरेक्टर। और ये तो अब ये आपको लग रहा होगा कि यार 1-1 साल लिखा हुआ है, हम कैसे लिखवाएंगे? तो सबसे पहले तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि देखो मैंने दोनों के साथ ही 1 साल काम नहीं किया था, बहुत कम टाइम काम किया था। पर एडवोकेट्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ आप जैसा बोलोगे वो लिखवा देंगे, कर देंगे साइन। और ये मॉरल सर्टिफिकेट साइन करवाने के लिए आप किसी के अंडर भी इंटर्नशिप की हो, नहीं की हो, तो बिल्कुल इंटर्नशिप शुरू कर दीजिए, बहुत हेल्प होती है इससे। और उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आराम से साइन कर देंगे। या आप किसी को नहीं जानते तो वो जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया है कि आप यू जस्ट गो टू एनी कोर्ट, आप बताइए मॉरल सर्टिफिकेट साइन करवाना है, कोई भी आपकी हेल्प कर देगा। और नहीं करता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो, just go and start knocking the chambers. There are good lawyers and they are very humble lawyers who will address this, because यार आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो सब लोग भी इसी जर्नी से आए हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता था, वो लोग भी इसी तरह से आए हैं, वो भी इसी तरह की स्ट्रगल फेस कर रहे हैं जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एज अ सीनियर इट्स देयर ड्यूटी एज वेल कि वो आके आपको बताएं। तो टेंशन मत लीजिए, ये भी हो जाएगा। इसके बाद आपकी अंडरटेकिंग कि हाँ जो भी है सब सही है, ये वही है, उसमें आपको सिग्नेचर करने हैं। आप जिस डेट पे आप ये फॉर्म वॉर्म सबमिट करेंगे डेट्स वही डालिएगा। तो 25 अक्टूबर में मैं सबमिट कर रहा था। उसके बाद BCD का एक ये फॉर्म है, ये क्या है? ये ऑफिस रिपोर्ट है।
इसमें आपको वही जहाँ जहाँ नाम है, फादर का नाम है, जहाँ यूनिवर्सिटी की है, जहाँ भी लॉ ग्रेजुएट कहाँ से ग्रेजुएशन की है, LLB की या BLLB की, तो वहाँ यूनिवर्सिटी पूछी है अगर, तो यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, कॉलेज का नाम नहीं लिखना इसमें। कब से कब तक, ये वही ईयर है। देखिए जो मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया था, मैंने ये मेंशन नहीं किया था, तो देखिए उन्होंने खुद लिख दिया, ऑफ दिल्ली। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेज है पेज नंबर 10। ये जो देख रहे हैं आप कॉलम 1 to 12, आपको इसी तरह से ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहले LLB डिग्री, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल, फिर LLB की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 3 है तो 3, 5 है तो 5, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो फिर 12th की मार्कशीट, फिर 10th की मार्कशीट, फिर आपका आधार कार्ड से मैं रेजिडेंट प्रूफ दे रहा हूँ, फिर अटेंडेंस शीट। ये आधार कार्ड क्यों दे रहे हैं हम, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप दिल्ली में एनरोलमेंट करवा रहे हो, तो दिल्ली में रहने का प्रूफ तो देना पड़ेगा ना आपको। समझ रहे हो? आप किसी भी बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाते हो, तो आपको वहां का रेसिडेंस प्रूफ देना होता है। तो ये वही रेसिडेंस प्रूफ है कि आप यहाँ के नागरिक हो, टेम्परेरी सही पर नागरिक हो ना, बस वही। इसकी जगह आप बिल विल भी दे सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस सर्टिफिकेट, ये देखिए कि मैंने पास किया है। उसके बाद एफिडेविट, जो गैप है मैंने बताया था आपको, 2019 से 2020 का था मेरा एक एफिडेविट। फिर प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन और सीजर, ये एप्लीकेबल नहीं था इसलिए है नहीं मेरा। सीजेशन ऑफ द सेम इन डिटेल पैरानोमल गाइडलाइन सबमिशन एलिमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये यही है, इसमें इस हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और इसीलिए देखिए ये जो टिक है, ये देखिए नॉन दिल्ली लॉ ग्रेजुएट, ऊपर देख रहे हैं आप चेकलिस्ट है, दिल्ली लॉ ग्रेजुएट है तो उस पर टिक करेंगे, नॉन लॉ ग्रेजुएट है तो उस पर। इस तरह से ये वाला फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद एक और अंडरटेकिंग दे रहे हैं आप, देखिए अगर आप सोच रहे हो कि फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, ये देख रहे हैं आप फॉर्म, इस पे लिखा है देखिए, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली 2/6 श्री फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेलगांव मार्ग, न्यू दिल्ली 110049। ये एड्रेस है दिल्ली काउंसिल ऑफ, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का। किसका? बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के फॉर्म सबमिशन, जहां फॉर्म सबमिट होता है, ये उसका एड्रेस है। फॉर्म यहाँ से मिलेगा नहीं, फॉर्म यहाँ सबमिट होगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? फॉर्म मिलेगा दिल्ली हाई कोर्ट से। इसके बाद आप ना डेट डालेंगे जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद आपका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी और सिग्नेचर। दैट्स ऑल। ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद एक और अंडरटेकिंग दे रहे हैं आप, ये है, आप ये यहाँ के मेंबर हैं और आप यहाँ, आपका नाम ये है, फादर का नाम ये है। इसके बाद लास्ट, ये क्या है? ये आईडी कार्ड के लिए आपका एक आईडी कार्ड बनेगा। यस, उस पर लिखा होगा एडवोकेट, वो प्रोविजनल आईडी कार्ड है, वो बनेगा। उस पर आप ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड नंबर लिख लीजिएगा। मैंने लिखा नहीं था तो मैंने बाद में लिखा था। ये फोटो, इसको अटैच करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अशोक कुमार चौधरी, फादर नेम, फिर आपका एड्रेस, एनरोलमेंट नंबर आपको मिला नहीं है, डेट ऑफ एनरोलमेंट आपको मिली नहीं है तो ये आएगा नहीं, खाली जाएगा। फोन नंबर, सिग्नेचर, जिस डेट आपको सबमिट कर रहे हैं, जिस डेट पे आप सबमिट कर रहे हैं, ये सब आएगा। उसके बाद एक और फॉर्म 5 आएगा। इसके बाद फिर उसका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, और ये देखिए जहां जो नहीं है वो हटा दीजिए। फिर इसमें इसके बाद एक और है लास्ट डिक्लेरेशन के साथ कि नेम ऑफ एड्रेस, शेयर पेबल टू ईच नॉमिनी। इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, ये और ये नॉट एप्लीकेबल। ये एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म में। डिक्लेरेशन 25 अक्टूबर को मैंने सबमिट किया था फॉर्म, तो ये 25 अक्टूबर है और ये आपका फॉर्म यहाँ कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कितनी फोटोज, सबसे पहला क्वेश्चन। तो फोटो आपकी एक यहाँ फॉर्म 5 पे लगेगी, तो फॉर्म 5 की एक फोटो, फिर आपकी आईडी कार्ड के लिए एक फोटो, 2 फोटो, और आपके एक मेन पेज पे एक फोटो, तो 2 और एक ये 3। तो 3 फोटो लगेंगी आपकी, देख लीजिए। तो 3 फोटो लगेंगी फॉर्म में, तो 3 फोटो चाहिए ब्लैक एंड, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, 3 कलर्ड फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ब्लैक कोट, ब्लैक टाई में, व्हाइट शर्ट के साथ। ठीक है, इसके बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं मैं वो भी बता देता हूँ।